हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि क्लास क्या होती है और क्लास के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। उन एलिमेंट्स में हमने बताया था डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, और उसी में हमने बताया था कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हमने बताया था कि इट इज़ एन स्पेशल मेंबर फंक्शन which declare inside the class, and the name of the constructor is same as its class name, and it executes automatically as the object of the class executed. एंड जो इसका यूज़ है कंस्ट्रक्टर का वो ये है कि जो भी इंस्टेंस वैल्यूज हम या इंस्टेंस वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द क्लास, उसमें इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यूज़ को हम इसको यूज़ करते हैं। हमने ये भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं चार तरीके के होते हैं। उन चार तरीकों में पहला था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड नंबर पे है पैरामेट्राइज नॉन पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर, थर्ड पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर एंड फोर्थ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें इसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करना है या कोई भी मेथड डिक्लेयर नहीं करना है एज ए कंस्ट्रक्टर, बट जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं, अगर हम इंस्टेंस वैल्यू में कोई भी वैल्यू ना दें इंस्टेंस वेरिएबल में, तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं तो उसमें ज़ीरो जाता है, डबल या फ्लोट ले लेते हैं तो उसमें पॉइंट वाली वैल्यू आती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही ले लेता है, हमें उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल विद दियर डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यूज़। ठीक है, यानी जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक इंस्टेंस वेरिएबल है जिसमें जो इंस्टेंस वेरिएबल जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ले लेते हैं, और उसको जब हम फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कराते हैं तो जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू है वो आती है। जैसे हमने बताया कि इंटीजर है तो इंटीजर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। डबल अगर हमने ले लिया है, फ्लोट ले लिया, तो पॉइंट में वैल्यू आती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दे देगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, क्लास का नाम है डी कॉन्स्ट। डी कॉन्स्ट मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से क्लास हो गई। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिए, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये कौन से वेरिएबल्स हैं? ये हमने बताया था आपको, इंस्टेंस वेरिएबल है, इसी को डाटा मेंबर ऑफ द क्लास कहते हैं। इसके बाद दूसरा फंक्शन हमने लिया वॉइड, ये पहला फंक्शन इसमें है वॉइड डिस्प्ले। अब जो भी वैल्यूज़ हम इसको मेन मेथड, ये हमने मेन मेथड बताया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे डी कॉन्स्ट जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाए ओबीजे। तो जब भी हम ओबीजे डॉट डिस्प्ले वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, ए और बी की वैल्यू जो होगी वो डिस्प्ले होगी। ए में कौन सी वैल्यू है? ए में वैल्यू है आपकी इंटीजर, और बी में कौन सी वैल्यू है? बी में वैल्यू है फ्लोट। ठीक है, तो ये हमने आपको बना के दिखाया एग्जाम्पल कि ये इस तरह से, यानी हमने जो इंटीजर ए बी लिया है इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वही डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी को हम बोल देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आइए इसका हम प्रोग्राम भी चला के देख लें। ये प्रोग्राम हम यहाँ से ले रहे हैं और इसको मैं ब्लू जे में लेके जा रहा हूँ और आपको दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। डी कॉन्स्ट जिस नाम से क्लास बनाई थी, ये हमने यहाँ पे इसकी कोडिंग लिख दी है। ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। इसके बाद हमने फंक्शन लिया है वॉइड डिस्प्ले। initial value of the initial value of integer। सिमिलरली हम ले लेते हैं फ्लोट की वैल्यू को भी। इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लोट, इसका वेरिएबल है बी। ठीक,
तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो गई, इनिशियल वैल्यू में जो भी आएंगी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपका फंक्शन हो गया डिस्प्ले, ये मेन मेथड हो गया जिसके अंदर में डी कॉन्स्ट जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट ओबीजे बना लिया। अब यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, ओबीजे जो क्लास है, जो डी कॉन्स्ट क्लास है, इसके थ्रू जो इसका ऑब्जेक्ट बनाया है इससे डिस्प्ले वाले फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये हमने कंपाइल कर दिया प्रोग्राम को, इसमें कुछ एरर आ रही है, इस एरर को दूर कर लेते हैं। अभी देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, अब इसको हम चला लेते हैं। ये देखिए इनिशियल वैल्यू ऑफ इंटीजर 0 आ रही है और इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लोट 0.0। तो इससे क्या पता चला कि हमने जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें हम कुछ क्रिएट भी नहीं करते हैं, बस खाली एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वो इनिशियल वैल्यू वही ले लेता है जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, पैरामेट्राइज नॉन पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर की। नॉन पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं? वो कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होते हैं, यानी जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम तो क्लास का नाम होता है और उसके जो पैरेंथेसिस होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, यानी उनके पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी पैरामीटर पास ऑन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसके हमने क्लास का नाम लिया है एनपी कॉन्स्ट, मतलब नॉन पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल हमने ए और बी ले लिए, ए एक इंटीजर वेरिएबल है, बी हमारा यहाँ पर डबल है। फिर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देखिए लिखा है एन पी कॉन्स्ट, उसी नाम से लिखा है जिस नाम से क्लास का नाम है। ये नॉन पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है। इसमें हमने ए की इनिशियल वैल्यू 100 दे दी और बी की 100.5 दे दी। अब जब हम इस डिस्प्ले वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये जो भी वैल्यू हमने इस एन पी कॉन्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर की है वही सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू। इस फंक्शन को चलाएंगे कैसे? एन पी कॉन्स्ट क्लास हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हमने ओबीजे बनाया और इस ओबीजे डॉट डिस्प्ले से हम डिस्प्ले वाले फंक्शन को चलाएंगे। यहाँ पे एन पी कॉन्स्ट जो फंक्शन है ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए अलग से कॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे हमने देखिए डिस्प्ले फंक्शन जो है इसको कॉल करने के लिए हमें इसको कॉल करना पड़ा मेन मेथड से डिस्प्ले फंक्शन को, बट पैरामेट्राइज हुए नॉन पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर उन सबको हमें इनको कभी भी हमें कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इसकी कोडिंग हम चला के भी आपको दिखा देते हैं। np const क्लास का नाम है, ये कोड हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ये क्लास हमारी np कॉन्स्ट हो गई, इसके अंदर हमने इंस्टेंस वेरिएबल इंटीजर है एंड डबल बी ले लिया है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड हो गया। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर लें जिससे समझ में आएगा। इंटीजर वैल्यू ए में लिया हुआ है, इसी तरह जो डबल वैल्यू है वो बी में ली हुई है। ठीक है, ये आपका फंक्शन क्रिएट हो गया। ये मेन मेथड है, मेन मेथड में हमने ऑब्जेक्ट बना लिया।
अब इसको कंपाइल करा लेते हैं। देखिए ये आपका क्लास का नाम हो गया, ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, ये कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन हो गया, ये मेंबर फंक्शन हो गया, और ये हमारा मेन मेथड है। हमने np कॉन्स्ट जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इस ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्प्ले वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। देखिए ये वैल्यू आ गई, इंटीजर वैल्यू 100 आ गई, और जो डबल वैल्यू 100.5 आ गई जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज की थी। अगर इसको आप चेंज करके देखना चाहें तो वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो वैल्यू भी इसमें चेंज हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 100 दिया हुआ है, इसकी जगह हम 5 लिखना चाहते हैं और इसकी जगह हम 15.5 लिखना चाहते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू 5, डबल वैल्यू 15.5। तो ये जो हमने बताया ये कौन सा प्रोग्राम है, ये आपका था नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब इसी में आप आ जाइए, नेक्स्ट जो हमारा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हमने दो कंस्ट्रक्टर आपको बता दिए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब तीसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि जो पैरेंथेसिस है उसमें वैल्यू हम पास करेंगे। जैसे ये आपका हमने लिखा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट हैव सेम नेम एज इट्स क्लास नेम एंड हैविंग पैरामीटर्स विद इन द पैरेंथेसिस। यानी उसमें जो कंस्ट्रक्टर हम डिक्लेयर करेंगे विद इन द क्लास, वहाँ पे पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स पास ऑन होंगे। वो कहाँ से आएंगे, वो मेन मेथड से आएंगे। कैसे होंगे ये देखिए, ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्लास पी कॉन्स्ट का मतलब हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसलिए हमने पी कॉन्स्ट क्लास का नाम लिया। यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, इंटीजर है डबल बी जो इंस्टेंस वेरिएबल है। अब ये पी कॉन्स्ट देखिए हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इसके अंदर देखिए दो पैरामीटर, इंटीजर एक्स एंड इंटीजर एक्स एंड डबल वाई। तो दिस इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। ये हमारा नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। यहाँ हमने क्या किया, पी कॉन्स्ट का ऑब्जेक्ट है, पी कॉन्स्ट जो हमारी क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। जो पी क्लास है इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया ओबीजे, और हमने क्या किया, ओबीजे और डिस्प्ले को हमने यहाँ से एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर पास ऑन कर रहे हैं। तो जो पी कॉन्स्ट नाम से हमारी क्लास है इसी में पैरामीटर हम लिख दिया, यहाँ 15 लिख दिया और ये 100.5 लिख दिया। तो 15 क्या है, इंटीजर है, और 100.5 क्या है, डबल वैल्यू है। तो ये जो यहाँ हमने डिक्लेयर किया ये सीधे सीधे एक्स में आ जाएगी, यानी जो 15 है ये एक्स में आ जाएगा। जो दूसरी वाली वैल्यू है सेकेंड वाले जो पैरामीटर है उसमें चला जाएगा डबल वाई, यानी डबल जो डाटा टाइप है वाई में वेरिएबल में चली जाएगी। यानी 15 किस में आ गया, 15 एक्स में आ जाएगा, और ये जो 100.5 है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये वाई में आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो हमने a में इनिशियलाइज कर दी, और जो y की वैल्यू है हमने b में इनिशियलाइज कर दी। क्लियर, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे p कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू p कॉन्स्ट लिखा है। ये क्या किया हमने, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहीं से वैल्यू हम पास कर रहे हैं। हम यहाँ से जो भी वैल्यू पास करेंगे वो सीधे इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले सकते हैं, अभी हमने यहाँ सिर्फ 2 पैरामीटर लिए, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ जैसे हमने 15 लिखा है तो यहाँ ये x में चला जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या है 100.5, ये y में चली जाएगी। तो x की वैल्यू a में चली गई और y की वैल्यू b में चली गई। तो इस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल में हमने x और y की वैल्यू डाल दी, और a और b को जब हम प्रिंट कराएंगे तो a में मिलेगा 15 और b में मिलेगा 100.5। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसको भी हम एक कोडिंग आपको दिखा देते हैं चला करके। पी कॉन्स्ट नाम से क्लास ले ली हमने। ये आपकी कोडिंग आ गई, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। ये क्लास का नाम हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ये आपका मेंबर फंक्शन हो गया जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। इंटीजर वैल्यू इज
प्लस ए डबल वैल्यू इज बी। क्लियर? ये मेन मेथड है, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं तो समझ में ठीक से आएगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे कोडिंग इसकी टाइप कर दी। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्लास पी कॉन्स्ट बना हुआ है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसी के थ्रू ये वैल्यू 15 और 100.5 यहाँ पर पास ऑन होगी। चला के देखते हैं प्रोग्राम। देखिए नो एरर आ रहा है। इसके बाद इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं। देखिए 15 एंड 100.5 आ गया, यानी इंटीजर 15 और 100.5 ये जो डबल वैल्यू थी। अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू यहाँ से पास ऑन करना चाहते हैं कि हम इनपुट कराएं और वो वैल्यू ऊपर ट्रांसफ़र हो तो वो भी हो सकता है। इसके लिए हमें स्कैनर क्लास लेनी पड़ेगी। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। system dot out dot println enter integer value int m equals to sc dot next int। ये हमने एक वैल्यू इनपुट करा दी, दूसरी वैल्यू भी इनपुट करा देते हैं। एंटर डबल वैल्यू डबल टाइप वैल्यू ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हैं ये हमने m और n वेरिएबल ले लिए हैं। हमने यहाँ पे m और n ले लिए हैं। अब यहाँ पर m लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे n। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। ये नो एरर आ गया। अब ये आपसे इनपुट मांगेगा। एंटर टाइप इंटीजर टाइप वैल्यू मान लीजिए हमने 100 दे दिया और डबल टाइप हमने दिया 12.56। तो ये कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं भी क्या एरर है। यहाँ पे हमने डबल नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए अभी भी कुछ एरर आ रही है। फिर से लिख देते हैं मिटा के, नेक्स्ट डबल। तो यहाँ पर हमने चूंकि इंटीजर लिख दिया है इस वजह से नहीं ले रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम को चलाते हैं। एंटर वैल्यू मान लिया 23 दे दिया, डबल हमने 12.56 दे दिया। तो ये देखिए जो वैल्यू हमने यहाँ से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पास ऑन की है मेन मेथड से, ये पास हो गई 23 एंड 12.56 प्रिंट होकर के आ गया। तो इस तरह से ये आपका हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप देखिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे ज़रूर बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस लेकर के आएंगे आपके लिए, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।